सिविल सेवा या प्रशासनिक सेवा लोक कल्याण का पुनीत माध्यम है। इस माध्यम के द्वारा प्रशासक न केवल जन कल्याणकारी नीतियों के निर्माण में सहभागिता प्रकट करते हैं, साथ ही साथ उन योजनाओं एवं नीतियों के प्रबंधन एवं क्रियान्वयन की जिम्मेदारी भी प्रशासकों के ऊपर रहती है। जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी है तो बाह्य दबावों का आना तो स्वाभाविक है। इन्हीं बाह्य दबावों का परीक्षण करने के लिए और इन बाह्य दबावों के दौरान प्रशासक का परफॉर्मेंस किस प्रकार का है, इस बात का परीक्षण करने के लिए एमपीपीएससी के द्वारा पेपर नंबर 4 के अंतर्गत केस स्टडी को शामिल किया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रमादित्य सिंह चौहान केस स्टडी के कुछ महत्वपूर्ण अवयवों को लेकर के एमपीपीएससी उत्कर्ष के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम बहुत ही संक्षेप में यह जानने का प्रयास करेंगे कि केस स्टडी में बेहतर परफॉर्मेंस कैसे किया जाए। सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बतलाना चाहूँगा, केस स्टडी शब्द का हिंदी रूपांतरण होता है प्रकरण अध्ययन। और इस खंड के अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो पूरे पाठ्यक्रम को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पेपर नंबर 4, जैसे हम कहीं ना कहीं दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान या लोक प्रशासन, साथ ही साथ एथिक्स के नाम से जानते हैं, उस पेपर क्रमांक 4 के अंतर्गत 5वीं जो इकाई है वह केस स्टडी से जुड़ी हुई है। और 2020 से जो नया पाठ्यक्रम लागू हुआ है उस नए पाठ्यक्रम के अंतर्गत 2 प्रश्न केस स्टडी से संबंधित पूछे जाने हैं। प्रत्येक केस स्टडी के लिए निर्धारित अंक 20 निश्चित किए गए हैं और उन 20 अंकों के लिए आपको एक केस स्टडी को 500 शब्दों के अंतर्गत लिखना होता है। तो सबसे पहले बिना देर किए हुए मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि केस स्टडी का जो प्रमुख उद्देश्य है वह यह है कि तनाव के दौरान, बाह्य दबाव के दौरान प्रशासक आने वाले समय में, यानी जो भावी प्रशासक है, आज के समय पर जो अभ्यर्थी है, परीक्षार्थी है, वह आने वाले समय में किस प्रकार के निर्णय ले सकता है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि एक प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए जिन अभिक्षमताओं की जरूरत होती है उन अभिक्षमताओं का परीक्षण करने के लिए आयोग के द्वारा परीक्षार्थियों से केस स्टडी के माध्यम से कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो भावी जीवन में प्रशासक अपने प्रशासनिक जीवन में महसूस करेगा, अपने प्रशासनिक जीवन में उन परेशानियों का सामना करेगा। तो केस स्टडी का उद्देश्य बहुत पवित्र है और केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए परीक्षा में जो प्रकृति दी जाती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले जैसे मैं संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की बात करूं तो यूपीएससी जो केस स्टडी प्रदान करती है विद्यार्थियों को, जो यूपीएससी जिस प्रकरण को विद्यार्थियों से पूछती है उस केस स्टडी में केवल और केवल मामला यानी एक गंभीर मामला आपके सामने प्रस्तुत रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, उस मामले से जुड़े हुए कोई भी प्रश्न प्रत्यक्ष रूप से आपसे नहीं पूछे जाते। सीधा आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि इस परेशानी को दूर करने के लिए आप कौन कौन से उपागम सुझाएंगे और उन उपागम में से सर्वश्रेष्ठ उपागम या आपका अंतिम निर्णय किस प्रकार का होगा। लेकिन वहीं एमपीपीएससी यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा केस स्टडी के संदर्भ में जो प्रश्न प्रस्तुत किए जाते हैं उनकी संख्या है 5। यानी एक बड़ा सा प्रकरण आपके सामने होगा और उस प्रकरण के अंतर्गत आपसे कुल मिलाकर के 5 प्रश्न पूछे जाने हैं और उन प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आप तकरीबन 1 पेज में, या मैं कहूं तो आदर्श शब्द सीमा जो मानी गई है, जो सुनिश्चित की गई, वो है 100 शब्द। यानी एक प्रश्न का उत्तर 100 शब्द में देंगे तो 5 प्रश्नों का उत्तर आप कितने शब्दों में देंगे? 500 शब्दों में। तो जब किसी एक केस स्टडी के अंतर्गत शामिल 5 प्रश्नों का उत्तर आप कुल मिलाकर 500 शब्दों में देते हैं तब आपको वहां पर 20 में से जो भी आपका परफॉर्मेंस है उस आधार पर आपको निर्धारित अंक दिए जाएंगे। तो ऐसे कौन कौन सी 10 महत्वपूर्ण बातें हैं, ऐसे कौन कौन से 10 महत्वपूर्ण मंत्र हैं जिनके द्वारा हम केस स्टडी में बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो एक एक करके बिल्कुल सामान्य रूप से डिस्कस हम लोग कर लेते हैं, है ना। चलिए सबसे पहले मौखिक रूप से डिस्कस करते हैं, उसके बाद में हम लिखित रूप पर जाएंगे। जैसे सबसे पहले मैं आप लोगों को बतलाना चाहूंगा कि नियम नंबर 1 क्या है। सबसे पहला नियम ये कहता है कि आप मामले का गंभीरता पूर्वक अध्ययन करें। ऐसा ना करें जैसे आप किसी एक गद्य को पढ़ते हैं, एक पद्य को पढ़ते हैं
और सीधा उसका प्रश्न देखा और उत्तर दे दिया। आपको ऐसा नहीं करना। सबसे पहला नियम है कि आप मामले का गंभीरता पूर्वक न केवल अध्ययन करें अपितु उस मामले के साथ में स्वयं को जोड़ करके रखें। उदाहरण के लिए मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि जैसे कोई एक मामला आपके सामने आया कि आप एक जिले में कलेक्टर के पद पर विद्यमान हैं या आप एक इलाके में तहसीलदार, एसडीएम या मैंने ये कहा कि कोई भी पद आपको दिया जाता है, तो आप ऐसा ना माने कि यार अभी तो हम अधिकारी बने नहीं, हम ऐसा क्यों सोचें। आपका जो पद, आपको जो दायित्व आयोग के द्वारा सांकेतिक रूप से जो आपको सौंपा जा रहा है उसे स्वीकार करें और आप ऐसा माने कि सच में आप उस पद पर बैठे हुए हैं। जब आप उस मामले को इतनी गंभीरता से पढ़ लेंगे और अपने आप को उस मामले के साथ में जोड़ लेंगे, तब आपके दिमाग में स्वतः ही उस मामले को सॉल्व करने का कई सारे उपागम आपके दिमाग में आ सकते हैं। तो पहली बात आप समझ गए, सबसे पहले मामले का गंभीरता पूर्वक अध्ययन करना है, साथ ही साथ उस मामले के साथ में स्वयं को जोड़ करके रखना है। नियम नंबर 1। नियम नंबर 2 की बात करते हैं। नियम नंबर 2 यह कहता है कि आपने जिस मामले को पढ़ा है उस मामले में को सॉल्व करने के लिए जितने भी उपागम हो सकते हैं उन उपागमों को आप मनन करें। जितने भी उपागम हो सकते हैं उन उपागमों का आप मनन कर लें। आप सोच लें कि इस परेशानी को, इस चुनौती को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं। जैसे कोविड-19 का समय आया तो सरकार के पास पहला उपाय था कि पूर्णबंदी भी कर सकते हैं, दूसरा ये भी था दवाइयों का परीक्षण करें, तीसरा ये भी था टीकाकरण भी करवाना है, चौथा ये भी था कि भाई सैनिटाइजर और मास्क का वितरण करवाना है। तो एक परेशानी के लिए 4 उपाय थे। आप समझ रहे हैं। तो आप ना वरीयता की सूची बना लें। जैसे मैंने कहा कि सबसे पहला निर्णय क्या होना चाहिए था कि भाई सबसे पहले लॉकडाउन लगा दो ताकि सोचने का समय तो मिले। फिर बाद में क्या करें, दवाइयों का परीक्षण जब तक चल रहा है तब तक मास्क और सैनिटाइजर का वितरण करवा दें। फिर तीसरे नंबर पर क्या करना चाहिए, तो बोले तीसरे नंबर पर हम ऐसा कर सकते हैं दवाइयों का परीक्षण भी करें और फिर उसके बाद में अंत में जाकर क्या करें, टीकाकरण करें, उसके बाद में फिर लॉकडाउन खोल दिया जाए। तो भाई एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है। तो मैंने कहा जितने उपागम हो सकते हैं वो सारे उपागम आप सोच लें। इस समस्या को सॉल्व करने के लिए क्या क्या उपागम हो सकते हैं वो समस्या के उपागम आप सोच लें। तीसरे नंबर पर आप क्या कर सकते हैं कि वो जो उपागम है उनको 2 भागों में आप डिवाइड करें, एक त्वरित और एक दूरगामी। की तत्काल प्रभाव से क्या किया जाए, भाई तत्काल प्रभाव से तो लॉकडाउन लगाना जरूरी था, और दूरगामी उपाय क्या किया जाए। शायद बात आप समझ पाएंगे। आपने कई बार देखा होगा कि जब सड़क निर्माण की प्रक्रिया चल रही होती है तो उस समय पर कहीं ना कहीं विभागों के द्वारा ये तय कर दिया जाता है कि तब तक आने वाले समय के लिए दूसरा मार्ग क्या होगा। तो बात समझ रहे हैं। तो सबसे पहला नियम मैंने आपको बताया कि भाई मामले का गंभीरतापूर्वक अध्ययन करें, मामले से अपने आप को जोड़ करके रखें। दूसरा मैंने आपको बताया कि मामले को हल करने के जितने उपागम हो सकते हैं वे सारे उपागम आप सोचें। और नंबर 3, उन उपागमों को 2 भागों में बांटें, एक त्वरित और एक दूरगामी। 3 बातें हो गई। चौथा नियम मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब भी कभी नैतिक दुविधा से जुड़ी हुई केस स्टडी आपके सामने आए कि एक तरफ परिवार है और दूसरी तरफ प्रशासन है, एक तरफ समाज है और दूसरी तरफ प्रशासन है, एक तरफ पर्यावरण है और दूसरी तरफ प्रशासन है, तो मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा कि आप हमेशा प्रयास करें कि दोनों ही मूल्यों के बीच में सामंजस्य बिठाया जा सके। अगर सामंजस्य आप बिठा पाएंगे तो केस स्टडी बेहतरीन होने वाली है। ठीक है, आप कोशिश करें कि मानवीय मूल्य और प्रशासनिक मूल्य दोनों को एक साथ में लेकर के चल पाएं। जैसे मान लीजिए पता चला कि अतिक्रमण को हटाना है, गरीबों की बस्ती है, तो आप कोशिश करें कि उन गरीबों को एनजीओ इत्यादि के माध्यम से आप कह सकते हैं पुनर्वास की उनकी योजना बना लें। समझे, मानवीय मूल्य भी जो है कहीं ना कहीं हमने मानवीय मूल्य का पालन भी कर लिया, प्रशासनिक मूल्य की बात भी रह गई। तो सामंजस्य बैठाने की कोशिश करें। तो 4 बातें ये हो गई। 5वीं बात आपको बताऊंगा कि जब सामंजस्य नहीं बैठ रहा है, अब मानवीय मूल्य प्रशासनिक मूल्य में से एक को ही वरीयता देनी है तो हमेशा प्रशासनिक मूल्य को वरीयता दें। पर्यावरणीय मूल्य प्रशासनिक मूल्य में से एक को वरीयता देनी है, प्रशासनिक मूल्य को वरीयता दें। क्योंकि पर्यावरण का मामला हो, परिवार का मामला हो, समाज का मामला हो, प्रशासनिक निर्णय हर एक परिस्थिति को समझ करके निश्चित किए जाते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि समाज का एक पक्ष नाराज हो सकता है क्योंकि हिंदुस्तान में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय तो संभव नहीं है, लेकिन बहुजन हिताय बहुजन सुखाय तो संभव है। अधिक लोगों के द्वारा जिस निर्णय को स्वीकार किया जाए वही निर्णय सबसे अच्छा निर्णय माना जाता है। तो 5 बातें आपके सामने ये हो गई।
छठी बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब भी कभी चुनाव की बात करें, मार्गदर्शन की बात करें, तो सबसे पहला मार्गदर्शन संविधान से लीजिए, कानून से लीजिए। जहां जिन परिस्थितियों में संविधान और कानून मौन होते हैं, कई ऐसी दुविधाएं आपके सामने आती प्रशासनिक जीवन में कि उन परेशानियों के संदर्भ में कोई कानून ही नहीं बना, तब उन परेशानियों को दूर करने के लिए अब कानून और संविधान या कोई अधिकारी आपको दिशा निर्देश नहीं दे पा रहा है और आप अकेले हैं, निर्णय आपको लेना है, तब उसके बाद आप अंतरात्मा की बात सुने। शायद बात समझ पाए होंगे। तो 6 और 7 नियम आपके सामने ये होगा। इसके बाद मैं फिर आपसे बात कहूंगा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी आप केस स्टडी को लिख रहे होंगे, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी आप केस स्टडी को लिख रहे होंगे, तब आप अपने निजी और अनावश्यक विचारों को, निजी विचारों को तो रखें, लेकिन अनावश्यक विचारों को, यानी आपके अंदर अगर किसी समाज, किसी देश, या मैं कहूं कि किसी जाति विशेष, या मैं कहूं कि किसी विषय विशेष के संदर्भ में आपके अंदर मन में हीन भावनाएं निहित हैं, तो उन भावनाओं को आप, अपने संवेगों को आप नियंत्रण में रखें। आपको लगता है कि अगर मैं बात करूं कि अगर आपको लगता है कि इस व्यक्ति विशेष का एनकाउंटर ठीक था, आपको लगता है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है गुंडों के ऊपर गोली मार दी गई वो बढ़िया निर्णय था, जैसे आपको बताएगा कि एक कोई कुख्यात गुंडा आपके अधिकार में है और जनता डिमांड करे गोली मार दो, तो क्या गोली मार दोगे? नहीं। आप ध्यान रखिए, अपने निजी संवेगों को अपने पास रखें। आप कोशिश करें कि अच्छा प्रबुद्ध प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर आपके निर्णय ऐसे होने चाहिए जिसमें लॉ एंड ऑर्डर का पूरी तरीके से पालन हो। 8 बातें ही हो गई। 9वें नंबर पर मैं ये कहना चाहूंगा कि आप इस बात का हमेशा याद रखें कि आपकी केस स्टडी कभी भी विषय से ना भटके। और 10वें नंबर पर आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि जो आप केस स्टडी को लिखें, उस केस स्टडी में उन शब्दों का निश्चित रूप से पालन करें जो शब्द आपके पाठ्यक्रम में निहित हैं। चलिए, मैं एक बार जो सारी बातें मैंने आपको बताई, इन सभी बातों को एक बार मैं संक्षेप में आपके सामने बता देता हूं। सर्वप्रथम संपूर्ण समस्या को ध्यानपूर्वक पढ़ करके दिए हुए मामले को जोड़ने का प्रयास करें। शिकायत संबंधी मामलों में सबसे पहले स्वनिरीक्षण करें, उसके बाद विभागीय जांच की ओर जाएं। उसके बाद में समस्या के समाधान करने के सभी उपागमों पर गंभीरता पूर्वक मनन करें तथा उन उपागमों की वरीयता सुनिश्चित करें। इसके बाद सर्वप्रथम त्वरित समाधान, तत्पश्चात दूरगामी उपाय अपनाएं। नैतिक दुविधा संबंधी प्रकरण में एथिक्स और मोरालिटी के मध्य सामंजस्य बिठाने का प्रयास किया जाए। निर्णयों में अंतिम रूप से सामूहिक नैतिकता यानी एथिक्स को वरीयता दिया जाए, ना कि मोरालिटी को। प्रशासनिक मूल्यों को वरीयता दें, किंतु निर्णयों में यथासंभव मानवीय मूल्य भी निहित हो। व्यक्तिगत संवेगों पर पूर्णतः नियंत्रण हो। अंतरात्मा के निर्णय से पूर्व संविधान, कानून और वरिष्ठ अधिकारियों से सलाह ले ली जाए और हल करने के लिए पाठ्यक्रम में वर्णित शब्दावली का यथासंभव प्रयोग किया जाए। बस यह 10 मूल मंत्रों को आप अपने दिमाग में रखिए। केस स्टडी में निश्चित रूप से सुधार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।